Hello, everybody, and welcome back to Zoology Wali Madam. Today, I have a question for you. Have you ever wondered how our body saves water even when you barely drink enough? या फिर जब हम डिहाइड्रेटेड होते हैं तो कैसे हमारी बॉडी जो है वो यूरिन को कॉन्सेंट्रेट कर देती है? Well, the secret lies in the brilliant mechanism of counter current, which is a perfect teamwork between loop of Henle and Vasa recta. और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए यही टॉपिक लेकर आई हूँ जो काफी बच्चों के लिए बहुत डरावना टॉपिक होता है. So stay tuned till the end because by the time we are done, you'll not only be able to understand the topic, but you'll be able to visualize कि body में क्या हो रहा है and you'll never ever forget it again. चलो, let's start. Now before starting with the topic, हमें थोड़ी सी basic बुद्धि चाहिए इसके लिए, which is the term osmolarity. The meaning of term osmolarity. तो osmolarity क्या होती है? बहुत ही basic सी चीज है कि number of solute particles per liter osmolarity को बोलते हैं. ठीक है. अब हमारे जो body fluids होते हैं उन बॉडी फ्लूइड्स की नॉर्मली जो ऑस्मोलैरिटी होती है दैट इज 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर. ठीक है, इतनी ऑस्मोलैरिटी होती है हमारे बॉडी फ्लूइड्स की. किडनी जो हमारी है इसके दो काम है. पहला काम इसका एक्सक्रीशन तो है ही, यूरिन फॉर्मेशन करना, एक्सक्रीशन करना. दूसरा काम किडनी का क्या होता है? इस ऑस्मोलैरिटी ऑफ बॉडी फ्लूइड्स को मेंटेन करके रखना, रेगुलेट करना. दैट इज कॉल्ड ऑस्मो रेगुलेशन. तो किडनी का दूसरा काम होता है ऑस्मो रेगुलेशन. अब हम इस वीडियो में ये पढ़ने लगे हैं कि मैकेनिज्म ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन क्या होता है. उससे पहले हम ये तो जान लें कि क्यों हमें यूरिन को कॉन्सेंट्रेट या कभी डाइल्यूट करने की जरूरत है, किन कंडीशंस में ये जरूरत पड़ती है. तो इसको समझाने के लिए मैं दो इंडिविजुअल्स की कहानी आपको बताती हूँ. देखो, पहला है इंडिविजुअल वन. इंडिविजुअल वन जो है और इंडिविजुअल टू, ये दोनों ही पहले तो ये सोच के चलो कि सेम अमाउंट ऑफ वेस्ट, नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, सेम अमाउंट. ठीक है, लेकिन इनकी कंडीशंस डिफरेंट कैसे है कि जो इंडिविजुअल वन है ना, ही और शी इज इनटेकिंग अ लॉट ऑफ वाटर. ये बहुत ज्यादा वाटर इनटेक कर रहा है. अब वाटर इनटेक कर रहा है तो क्या होगा? ये वाटर ब्लड में एब्जॉर्ब होगा ना. अब वाटर अगर ब्लड में जाएगा, हमारे बॉडी फ्लूइड्स में जाएगा, तो हमारे बॉडी फ्लूइड्स की जो ऑस्मोलैरिटी है वो क्या होने लगेगी? कम होने लगेगी, है ना. वाटर बढ़ने लगेगा, सॉल्यूट कम होगा, ऑस्मोलैरिटी कम होने लगेगी. बॉडी क्या चाह रही है? किडनी क्या चाह रही है? ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करना चाह रही है, उसको चेंज नहीं करना. तो इस केस में किडनी क्या करेगी कि जो एक्सेस वाटर है उसको यूरिन में निकाल देगी ताकि बॉडी फ्लूइड्स की ऑस्मोलैरिटी जो है वो फ्लक्चुएट ना हो. तो इस टाइम पे जो यूरिन आएगा वो क्या होगा? लार्ज अमाउंट, इंक्रीज अमाउंट ऑफ यूरिन होगा. और इस यूरिन में क्योंकि वाटर बहुत ज्यादा एक्सक्रीट हो रहा है तो दिस यूरिन विल बी कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट यूरिन पास होगा. ठीक है, तो किडनी ने क्या किया? इस ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ डाइल्यूट यूरिन एक्सक्रीट करने लगी. ठीक है, दूसरा इंसान जो है सेम अमाउंट ऑफ वेस्ट प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन मान के चलो कि ये कहीं रेगिस्तान में फंस गया है, कहीं डिजर्ट में फंस गया है और वहां पर जाकर इसको पानी नहीं मिल रहा है. पानी तो नहीं मिल रहा है, मतलब वाटर इनटेक तो हो नहीं रहा है, लेकिन वाटर लॉस होता जा रहा है ड्यू टू स्वेटिंग, रेस्पिरेशन और तरीके तरीके के प्रोसेसेस, है ना. तो क्या हो रहा है? इसकी बॉडी में वाटर जो है वो कम हो रहा है. मतलब इसका जो ब्लड है, इसके जो बॉडी फ्लूइड्स है, उसकी ऑस्मोलैरिटी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है. मतलब वाटर तो कम है लेकिन जो सॉल्यूट है ब्लड में बाकी, उसका जो अमाउंट है वो उतना ही है. ठीक है, और वेस्ट प्रोडक्ट और बढ़ता भी जा रहा है. तो इस केस में यूरिन को, किडनी को यूरिन तो निकालना ही, मतलब वेस्ट प्रोडक्ट तो निकालना ही है. नाइट्रोजनस वेस्ट तो बॉडी में वो नहीं रख सकती, लेकिन इस केस में किडनी क्या ट्राई करेगी कि उस वेस्ट को निकालने के लिए कम से कम वाटर जो है वो यूरिन में एक्सक्रीट करे. क्यों? क्योंकि बॉडी में ऑलरेडी पानी की कमी है. इस टाइम पर अगर यूरिन में और पानी निकाल दिया तो और डिहाइड्रेशन होती जाएगी, जो ब्लड वॉल्यूम है, ब्लड प्रेशर है, वो और घटता जाएगा. इसीलिए किडनी इस टाइम पर क्या करेगी? वेस्ट तो निकालेगी लेकिन वेस्ट के साथ बहुत ही मिनिमल सा वाटर निकालेगी जितना नेसेसरी. तो इस केस में जो यूरिन प्रोड्यूस होगा, एक तो उसका अमाउंट होगा कम और वो यूरिन होगा कॉन्सेंट्रेटेड. तो ये दो कंडीशंस है जब हमारी किडनी को या तो यूरिन डाइल्यूट या तो यूरिन कॉन्सेंट्रेट करने की जरूरत होती है. इसको, ये तो मैंने तुम्हें ऐसे एग्जांपल दिया है, इसको तुम वैसे भी सोच सकते हो कि जिस दिन हम कम पानी कंज्यूम करते हैं, जब हम डिहाइड्रेटेड होते हैं, तो हमारा यूरिन जो है वो बहुत ज्यादा येलोइश और कॉन्सेंट्रेटेड आता है. तो किडनी क्या ट्राई कर रही है कि पानी तो ये वैसे भी नहीं पी रहा है, तो मैं कोशिश करती हूँ भाई पानी को बॉडी में किसी तरह रिटेन करूँ, यूरिन में ना निकालूं. ठीक है, तो उस टाइम इसकी जरूरत पड़ती है. अब इस कॉन्सेंट्रेशन को करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं जिसके बारे में हम पढ़ेंगे. पहली रिक्वायरमेंट हमें है कि हमें हाइपर ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करनी पड़ती है. कहां पर? इन मेड्यूला. वो मैं बताऊंगी अभी क्यों करनी पड़ती है, कैसे होती है वो सब. और दूसरी चीज यहां पर हम समझेंगे द रोल ऑफ हार्मोन एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन. क्लियर है?
ये दोनों चीजें हमें चाहिए टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ यूरिन कॉन्सेंट्रेशन। तो अब हम शुरू करते हैं विद द मैकेनिज्म। अब देखो ये है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का हमने लास्ट वीडियो में ये पढ़ा है कि कौन से पार्ट्स में वो कॉर्टेक्स में लोकेटेड होते हैं, कौन से पार्ट्स में वो मेड्यूला में लोकेटेड होते हैं, ठीक है। उसी बेसिस पे ही मैंने आपको डायग्राम यहाँ पर बना के दिखाया। अब इसमें देखो क्या हो रहा है कि ब्लड जो है वो बोमैन्स कैप्सूल में, ग्लोमेरुलस से बोमैन्स कैप्सूल में आके फिल्टर होगा, और बोमैन्स कैप्सूल से वो फिल्ट्रेट ट्रैवल करेगा थ्रू पीसीटी, लूप ऑफ हेनले की डिसेंडिंग लिम्ब, असेंडिंग लिम्ब, डीसीटी, कलेक्टिंग डक्ट, और चला जाएगा बाहर, ठीक है। इस बीच वही सारे प्रोसेसेस हो रहे हैं यूरिन फॉर्मेशन के जो हमने देखे, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सिक्रीशन। अब यहाँ पे दूसरी चीज क्या देखनी है आपने कि ये हमारा डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले है और ये असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले है। लास्ट वीडियो से आपको ये चीज याद होनी चाहिए कि जो डिसेंडिंग लिम्ब होता है इट इज परमिएबल टू वाटर बट इम्परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स, लेकिन जो असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले होती है इट इज परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स बट इट इज इम्परमिएबल टू वाटर। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो शुरू होता है हमारा मेन मैकेनिज्म। मैंने अभी आपको बताया कि हमारी जो असेंडिंग लिम्ब है लूप ऑफ हेनले की इट इज परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स। तो हो क्या रहा है यहाँ पर कि असेंडिंग लिम्ब से कॉन्टिन्यूसली NaCl NaCl को बाहर निकाल दिया जाता है इनटू द मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम। NaCl जब मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम में, मतलब ये मेड्यूला के इस सारे स्पेस में NaCl की कॉन्सेंट्रेशन जब बढ़ने लगती है, उस वजह से क्या होता है, मेड्यूला की जो ऑस्मोलैरिटी होती है वो भी इंक्रीज कर जाती है। तो मतलब एज कंपेयर टू कॉर्टेक्स रीजन, मेड्यूला की जो ऑस्मोलैरिटी है वो ज्यादा होती है। कॉर्टेक्स में ऑस्मोलैरिटी जो होती है वो होती है अराउंड 300 मिली ऑस्मोल। जैसे जैसे हम मेड्यूला की तरफ बढ़ते हैं तो ये ऑस्मोलैरिटी भी इंक्रीज करने लगती है, ये हो जाती है 600, 900, और डीप मेड्यूला में आके दिस ऑस्मोलैरिटी रीचेस टू अबाउट 1200 मिली ऑस्मोल। किस वजह से, NaCl की वजह से, जो कि कहाँ से आ रहा है, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। तो पहला पॉइंट जो भी मैंने तुम्हें बताया हाइपर ऑस्मोलैरिटी, उसको बनाने के लिए NaCl एक मेजर जो हमारा है कॉन्स्टिट्यूएंट वो है, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, यहां से जो ब्लड फिल्टर हो रहा है उस ब्लड की ऑस्मोलैरिटी क्या होगी, 300 मिली ऑस्मोल। अभी मैंने बताया बॉडी फ्लूइड्स की नॉर्मल ऑस्मोलैरिटी 300 मिली ऑस्मोल, अंदर भी 300 ऑस्मोलैरिटी है, बाहर भी 300 ऑस्मोलैरिटी है, तो ग्रेडियंट जो है वो मेंटेन। जैसे जैसे ये फिल्ट्रेट जो है वो पीसीटी से होता हुआ लूप ऑफ हेनले की तरफ, मतलब मेड्यूला में एंटर करने लगेगा, तो ये फिल्ट्रेट क्या देखेगा कि भाई मेरी ऑस्मोलैरिटी तो अंदर 300 है और बाहर की जो ऑस्मोलैरिटी है मेड्यूलर इंटरस्टिशियम की दैट इज 600। तो इसको इक्वलाइज करने के लिए, ग्रेडियंट को मेंटेन करने के लिए, अब फिल्ट्रेट को, अंदर जो फिल्ट्रेट प्रेजेंट है उसको अपनी ऑस्मोलैरिटी बढ़ानी पड़ेगी, 600 तक लानी पड़ेगी। ऑस्मोलैरिटी बढ़ाने के लिए इस फिल्ट्रेट के पास दो ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन इसके पास क्या है कि ये आयंस का या सॉल्यूट का, या हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स का इंटेक कर ले। अगर इलेक्ट्रोलाइट्स अंदर इंटेक कर लेगा तो सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा, ऑस्मोलैरिटी बढ़ जाएगी। या फिर दूसरा ऑप्शन इसके पास क्या है कि ये वाटर को बाहर निकाल दे, ठीक है। इन्हीं दो चीजों से ही अपनी ऑस्मोलैरिटी बाहर की इंक्रीज्ड ऑस्मोलैरिटी के इक्वल ला सकता है। लेकिन हमें पता है कि ये क्या है, दिस इज डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज ओनली एंड ओनली परमिएबल टू वाटर। तो इसके पास इलेक्ट्रोलाइट्स को इंटेक करने का ऑप्शन तो रहा ही नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ क्या कर पाएगा, वाटर को रिमूव कर पाएगा। तो जैसे जैसे डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले से फिल्ट्रेट जो है वो नीचे की तरफ आता रहता है, उससे वाटर जो है वो बाहर निकलता रहता है, और जैसे जैसे वाटर बाहर निकलता रहता है वैसे वैसे अंदर के फिल्ट्रेट की भी जो ऑस्मोलैरिटी होती है वो बाहर मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम की ऑस्मोलैरिटी के इक्वल आ जाती है। अब इस फिल्ट्रेट को इस बेस ऑफ लूप ऑफ हेनले से ऊपर की तरफ ट्रैवल करना है। जब ये फिल्ट्रेट ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये क्या देख रहा है कि बाहर की ऑस्मोलैरिटी तो घटने लग गई, अब इस अंदर के फिल्ट्रेट को भी अपनी ऑस्मोलैरिटी घटानी पड़ेगी ग्रेडियंट मेंटेन करने के लिए। तो इस फिल्ट्रेट के पास दो ऑप्शंस हैं ऑस्मोलैरिटी को कम करने के। पहला ये है कि ये वाटर का क्या कर ले, इनटेक कर ले। वाटर इनटेक करेगा तो ऑस्मोलैरिटी घट जाएगी, सॉल्वेंट ज्यादा हो जाएगा। या फिर इसके पास क्या ऑप्शन है कि ये इलेक्ट्रोलाइट्स को बाहर निकाल दे, ठीक है। हमें पता है ये क्या है, दिस इज असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले एंड इट इज ओनली परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स, इट इज इम्परमिएबल टू वाटर। तो वाटर वाला इंटेक वाला तो इसके पास ऑप्शन ही चला गया। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, जैसे जैसे ये फिल्ट्रेट ऊपर जाता रहेगा वैसे वैसे ये फिल्ट्रेट और NaCl को बाहर निकालता रहेगा। जितना ज्यादा NaCl मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम में निकलेगा उतना ही ज्यादा मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम की ऑस्मोलैरिटी बढ़ेगी। जितनी ज्यादा इसकी ऑस्मोलैरिटी बढ़ेगी उतना ही वाटर डिसेंडिंग लिम्ब से बाहर निकलेगा। बाहर निकलेगा मतलब क्या है कि इट विल बी रीअब्सॉर्ब्ड इनटू द ब्लड, ठीक है। वाटर रिटेन होगा बॉडी में और जो फिल्ट्रेट है वो कॉन्सेंट्रेट होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा। इसीलिए जो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले है, क्योंकि
वो वाटर को बाहर निकाल रही है, वापस बॉडी में रीएब्जॉर्ब करा रही है और फिल्ट्रेट में वाटर को कम कर रही है, तो इसकी वजह से फिल्ट्रेट डिसेंडिंग लिम्ब में जब आ रहा है तो वो कॉन्सेंट्रेट हो जा रहा है। तो इसलिए डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले को बोलते हैं कॉन्सेंट्रेटिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। लेकिन जब असेंडिंग लिम्ब में ये फिल्ट्रेट जा रहा है तो इससे इलेक्ट्रोलाइट्स बाहर निकल रहे हैं, जिसकी वजह से फिल्ट्रेट की जो ऑस्मोलैरिटी है वो घट जा रही है, तो डाइल्यूट हो रहा है फिल्ट्रेट, तो इसको डाइल्यूशन वाली लिम्ब बोलते हैं ऑफ लूप ऑफ हेनले। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ पर समझो, पहली चीज हमने ये समझ ली कि जितना ज्यादा NaCl यहाँ से बाहर निकलेगा उतनी ही ज्यादा मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम की ऑस्मोलैरिटी बढ़ेगी। ठीक है, तो NaCl पहला मेजर रीजन हो गया फॉर दी हाइपर ऑस्मोलैरिटी ऑफ मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम। अब ये जो फिल्ट्रेट है, जैसे जैसे ये कलेक्टिंग डक्ट तक जाता है, वैसे वैसे इस फिल्ट्रेट में जो यूरिया है उसका अमाउंट बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। ठीक है, क्योंकि यूरिया फिल्टर होके आया है ना ब्लड से, तो ये फिल्ट्रेट में ट्रैवल करता रहता है, क्योंकि पूरा का पूरा ये जो नेफ्रॉन है इट इज इम्परमिएबल टू यूरिया, तो यूरिया बाहर अंदर नहीं हो पा रहा है, यूरिया इस फिल्ट्रेट के साथ ही ट्रैवल करता जा रहा है। जब तक ये फिल्ट्रेट इसमें कलेक्टिंग डक्ट में आया है, तब तक इस फिल्ट्रेट में बहुत ज्यादा यूरिया जो है वो एक्यूमुलेट हो चुका है। अब पूरे नेफ्रॉन में सिर्फ जो कुछ एंड वाला पार्ट होता है कलेक्टिंग डक्ट का, इट इज परमिएबल टू यूरिया, सिर्फ इतना पार्ट इज परमिएबल टू यूरिया, बाकी पूरे के पूरे नेफ्रॉन में परमिएबिलिटी नहीं है यूरिया के लिए। तो जब ये इतना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में यूरिया जो है वो इस लास्ट वाले पार्ट में ऑफ कलेक्टिंग डक्ट पहुंचता है, तो पैसिवली, क्योंकि अंदर फिल्ट्रेट में यूरिया ज्यादा है, बाहर यूरिया जो है वो कम है, तो इसमें आकर पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू यूरिया जो है वो कलेक्टिंग डक्ट से निकल के कहां पर आ जाता है, इनटू द मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम। क्योंकि यूरिया यहां से बाहर आ गया है इनटू द मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम, तो यूरिया ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट्स, यूरिया भी एक सॉल्यूट है, इट ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द हाइपर ऑस्मोलैरिटी ऑफ मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम। जितना ज्यादा यूरिया उतनी ज्यादा यहाँ की ऑस्मोलैरिटी, जितनी ज्यादा यहाँ की ऑस्मोलैरिटी उतना ही डिसेंडिंग लिम्ब से पानी जो है वो बाहर निकलेगा। ठीक है, अब मुझे बताओ कि अगर ये लूप ऑफ हेनले सीधी होती, ये कर्व ना होती, कर्व ना होके ये सीधी जा रही होती, तो क्या हम ये डिफ्यूजन वाला ग्रेडियंट और ये इलेक्ट्रोलाइट्स निकालना, वाटर निकालना, क्या ये हम सब मेंटेन कर पाते? नहीं कर पाते, क्योंकि ये ग्रेडियंट ही मेंटेन ना रह पाता। इसीलिए नेचर ने क्या किया है, लूप ऑफ हेनले को बनाया है कर्व्ड। कर्व्ड लूप ऑफ हेनले में क्या हो रहा है कि एक लिम्ब में अगर फिल्ट्रेट नीचे की तरफ जा रहा है, तो दूसरी लिम्ब में फिल्ट्रेट ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है, एंड दिस इज कॉल्ड काउंटर करंट। तो मतलब पहली चीज जो हमारे यूरिन के कॉन्सेंट्रेशन के मैकेनिज्म में हेल्प कर रही है वो क्या है, काउंटर करंट इन लूप ऑफ हेनले। दूसरी चीज जो यहाँ पर मैंने आपको बताई हेल्प कर रही है, दैट इज हाइपर ऑस्मोलैरिटी ऑफ मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम विच इज मेंटेन्ड बाय क्या, NaCl एंड यूरिया। क्लियर है? अब ये तो हो गई कि उसको कौन बना रहा है हाइपर ऑस्मोलैरिटी को, अब वो मेंटेन कैसे रह रही है उसके बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पर हमारे पास सेकेंड प्लेयर आता है इस काउंटर करंट मैकेनिज्म का या यूरिन कॉन्सेंट्रेशन का, विच इज वासा रेक्टा। वासा रेक्टा जो है हमें पता है इट रन्स अलोंग विद द लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले के साथ साथ ऐसे यू शेप्ड स्ट्रक्चर बनाती है वासा रेक्टा। दूसरी चीज, वासा रेक्टा की जो डिसेंडिंग लिम्ब होती है, इट इज पैरेलल टू द असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, और जहां पर लूप ऑफ हेनले की डिसेंडिंग लिम्ब होगी उसके साथ साथ वासा रेक्टा की असेंडिंग लिम्ब होती है। वासा रेक्टा में फ्लो कर रहा है ब्लड। ठीक है, जैसे जैसे ब्लड डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा से नीचे आ रहा है, ब्लड क्या देख रहा है कि बाहर की जो ऑस्मोलैरिटी है भैया वो तो हो रही है इंक्रीज। ब्लड की ऑस्मोलैरिटी जब ये एंटर कर रहा है क्या होगी, 300, नीचे आ रहा है दिख रहा है मेडुला की ऑस्मोलैरिटी तो बढ़ रही है, अब ब्लड को अपनी ऑस्मोलैरिटी बढ़ानी है सेम, तो ब्लड क्या करेगा, इलेक्ट्रोलाइट्स को टेकअप कर लेगा। जो NaCl असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले से बाहर निकल रहा है, वो NaCl को वासा रेक्टा की डिसेंडिंग लिम्ब टेकअप कर लेगी और अपनी ऑस्मोलैरिटी को बढ़ाती चली जाएगी। जब तक ये ब्लड वासा रेक्टा के बॉटम में पहुंचेगा तो इस ब्लड की ऑस्मोलैरिटी भी बढ़कर कहां तक आ गई होगी, 1200 मिली ऑस्मोल। अब जैसे जैसे ये ब्लड असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा से ऊपर जाएगा, ये देखेगा कि जी बाहर की ऑस्मोलैरिटी तो डिक्रीज होती जा रही है। ऑस्मोलैरिटी को वापस से डिक्रीज करने के लिए इस असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा के पास दो ऑप्शन है, वाटर का इंटेक कर ले, ऑस्मोलैरिटी घटानी, वाटर का इंटेक कर ले, या इलेक्ट्रोलाइट्स जो लिए थे उसको बाहर फेंक दे। तो यहाँ पर वासा रेक्टा ब्लड वेसल के लिए कोई ऐसी परमिएबिलिटी नहीं है, दोनों के लिए परमिएबल है, इलेक्ट्रोलाइट्स भी और वाटर भी। तो वासा रेक्टा यहाँ पर क्या करेगी, जो वाटर डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले से बाहर निकल रहा था उसको टेकअप कर लेगी और अपनी ऑस्मोलैरिटी को फिर से कम करती हुई चलती जाएगी ऊपर की तरफ,
और दूसरी चीज ये क्या करेगी, जो NaCl उन्होंने यहां से लिया था वासा रेक्टा ने, उसी NaCl को वापस से मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम में छोड़ती जाएगी ताकि यहाँ की जो ऑस्मोलैरिटी है वो भी मेंटेन रह सके। ठीक है, एज ए रिजल्ट पूरे को देखो हुआ क्या कि डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले से जो वाटर बाहर निकल रहा था उस वाटर को इनटेक कर लिया किसने, असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा ने, और असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले से जो NaCl निकल रहा था उसको टेकअप कर लिया डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा ने। एज ए रिजल्ट एंड रिजल्ट इसका क्या हुआ, जितना ज्यादा NaCl निकला यहाँ से उतना ज्यादा वाटर जो है वो वासा रेक्टा में रीएब्जॉर्ब होता हुआ चला गया, हमारे ब्लड में वाटर जो है वो वापस से रीएब्जॉर्ब हो गया, और फिल्ट्रेट में वाटर कम हुआ मतलब यूरिन में वाटर कम निकला, मतलब यूरिन जो है वो कॉन्सेंट्रेट होता चला गया। अब यहाँ पे आप मुझे ये बताएंगे कि अगर वासा रेक्टा भी सीधी होती, वासा रेक्टा अगर सीधी होती तो क्या होता, वासा रेक्टा अगर ऐसे सीधी होती चली जाती तो क्या ये हम कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मेंटेन कर पाते, क्या हम इस एक्सचेंज को पॉसिबल कर पाते, नहीं कर पाते। तो वासा रेक्टा में भी क्या हो रहा है, इसकी दोनों लिम्स में जो ब्लड है वो ऑपोजिट डायरेक्शंस में फ्लो कर रहा है, मतलब वासा रेक्टा में भी क्या है, काउंटर करंट। काउंटर करंट इन वासा रेक्टा ना होता तो भी जो यूरिन है वो कॉन्सेंट्रेट होने का मैकेनिज्म पॉसिबल ना हो पाता। तो ये हमारा तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और चौथी और लास्ट चीज यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहूंगी, आप ही सोचो इसे कि अगर लूप ऑफ हेनले और वासा रेक्टा बहुत दूर दूर होते तो क्या लूप ऑफ हेनले से निकली हुई चीजें वासा रेक्टा में एंटर कर पाती, नहीं। और अगर ऐसा ना हो पाता तो क्या वाटर जो लूप ऑफ हेनले से निकल रहा है वो वापस बॉडी में रीएब्सॉर्ब हो पाता, नहीं। तो इसीलिए फोर्थ चीज जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है वो क्या है, क्लोज प्रॉक्सिमिटी, क्लोज प्रॉक्सिमिटी ऑफ लूप ऑफ हेनले एंड वासा रेक्टा। ये चारों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है और इन्हीं चारों पॉइंट्स पे यहाँ से क्वेश्चन बनता है। अब इसमें एक और चीज आप देखते रहो, एनसीईआरटी में एक लाइन है इसके बारे में कि ये जो यूरिया हमने बोला कि कलेक्टिंग डक्ट के लास्ट पार्ट से यूरिया मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम में निकल रहा है, क्या ये यूरिया यहीं इकट्ठा होता रहेगा, नहीं। ये यूरिया क्या करता है, इट एंटर्स इनटू द थिन असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, यहां से ट्रैवल करता हुआ ये यूरिया जाता है दोबारा से डीसीटी से होता हुआ कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट से फिर ये यूरिया नीचे आता है, कुछ यूरिया मेजरली तो यूरिन में निकल जाता है और कुछ यूरिया जो है वो वापस से फिर डिफ्यूज होकर कहाँ आ जाता है, मेड्यूलर इंटरस्टिशियम में, फिर ये दोबारा एंटर करेगा थिन असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले और ये अपनी ऐसे साइकिल चलाता जाएगा जस्ट टू मेंटेन द हाइपर ऑस्मोलैरिटी इन द मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम। क्लियर है। यहाँ पर ये तो हो गया हमारा मेजर जो यहाँ पर चल रहा है नेफ्रॉन में और वासा रेक्टा और लूप ऑफ हेनले का रोल। अब जो सेकंड चीज मैंने तुम्हें बताई थी ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन का यूरिन कॉन्सेंट्रेशन में क्या रोल है, अब हम चलते हैं उस पे। अब ADH क्या है, ADH इज एंटी डायूरेटिक हार्मोन। डायूरेसिस का मतलब क्या होता है, जब इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ या एक्सेस अमाउंट ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ डाइल्यूट यूरिन एक्सक्रीट किया जाए, मतलब यूरिन में वाटर की कॉन्सेंट्रेशन जो हो वो ज्यादा वाटर रिमूव किया जाए इनटू यूरिन, दैट इज कॉल्ड डायूरेसिस। इसी डायूरेसिस को प्रिवेंट करने वाला, उसके एंटी काम करने वाला जो हार्मोन है दैट इज कॉल्ड ADH। मतलब ADH जब काम करेगा तो यूरिन जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड जो है वो रिलीज होगा। ADH है क्या, इट इज अ पेप्टाइड हार्मोन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे क्वेश्चन आता ही आता है, इस चैप्टर से भी आता है, केमिकल वाले चैप्टर में जब हम हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी पढ़ते हैं तभी भी हम इस चीज को पढ़ते हैं कि ADH एक ऐसा हार्मोन है जो सिक्रीट या सिंथेसाइज तो होता है हाइपोथैलेमस से और वो जाके स्टोर हो जाता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, और जब उसका यूज होता है तो हाइपोथैलेमस पोस्टीरियर पिट्यूटरी को सिग्नल देता है कि इस स्टोर्ड ADH को रिलीज करो, तो इट इज रिलीज्ड बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी। दोनों अलग अलग चीजें हैं, सिंथेसाइज्ड बाय हाइपोथैलेमस बट रिलीज्ड बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी। अब ADH काम कब करता है, कब इसको पता लगता है कि अब मेरी बारी आ गई है, अब मुझे अपना कमाल जलवा दिखाना है, तो जब हमारा जो ब्लड वॉल्यूम है, जब हमें, मैंने बोला डिहाइड्रेशन है, मान लो पानी नहीं मिल रहा है, ऐसी कोई कंडीशन है बॉडी में, पानी की वॉल्यूम जो है वो कम है, तो ब्लड वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो गई, ब्लड की वॉल्यूम डिक्रीज हुई मतलब पानी डिक्रीज हुआ उसमें, तो ऑस्मोलैरिटी जो है ब्लड की वो क्या हो गई, ब्लड की ऑस्मोलैरिटी विल इंक्रीज। इस ऑस्मोलैरिटी को सेंस करने के लिए बॉडी में जगह जगह क्या प्रेजेंट होते हैं, ऑस्मो रिसेप्टर्स। जैसे ही ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज होगी तो ये ऑस्मो रिसेप्टर्स जो है ये स्टिमुलेट हो जाएंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे, और ये ऑस्मो रिसेप्टर्स दो तरीके से काम करेंगे। स्टिमुलेटेड ऑस्मो रिसेप्टर्स पहला ये सिग्नल भेजेंगे किसको, थर्स्ट सेंटर को, थर्स्ट सेंटर को सिग्नल भेजेंगे जिसकी वजह से प्यास लगेगी, प्यास लगेगी तो वाटर इनटेक होगा, वाटर इनटेक होगा तो ब्लड की जो वॉल्यूम है जो कम हो गई थी वो वापस से इंक्रीज हो जाएगी। दूसरा काम ये इंक्रीज, ये जो स्टिमुलेटेड ऑस्मो रिसेप्टर्स है ये क्या करेंगे, ये स्टिमुलेट करेंगे द रिलीज ऑफ
रिलीज ऑफ हमारा हार्मोन एडीएच। ठीक है, एडीएच का काम क्या है, अब ये देखो, एडीएच जो है ये जाकर एक्ट करेगा किस पर, हमारी डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट। आपको याद हो लास्ट लेक्चर में मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट करके ये बताया था कि डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट में क्या होता है, कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन। कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है, जब बॉडी में ऐसी जरूरत पड़ेगी कि यहाँ से पानी का रीएब्जॉर्प्शन कराना है, सिर्फ तभी इसका रीएब्जॉर्प्शन यहाँ से होगा, जब ऐसी कंडीशंस बनेगी, दैट इज कॉल्ड कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन। पीसीटी से तो हमेशा होता ही होता है, डीसीटी में कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन होती है। कब होगी, जब ये एडीएच भाई साहब आके बोलेंगे भाई ब्लड का वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो गया है, तुम भी हमारी हेल्प करो और ज्यादा से ज्यादा वाटर को रीएब्जॉर्ब करो, ताकि हम यूरिन में वाटर को जाने से बचा सके और अपनी ब्लड वॉल्यूम को वापस नॉर्मलाइज कर सके। एडीएच विल एक्ट ऑन द सेल्स ऑफ डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट एंड दे विल इंक्रीज दी वाटर रीएब्जॉर्प्शन। वाटर रीएब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देंगे, जिसकी वजह से हमारी जो ब्लड वॉल्यूम है वो वापस से इंक्रीज होकर नॉर्मल हो जाएगी। तो ये काम होता है हमारा एडीएच का। अब एडीएच जो होता है ना, ये काफी चीजों से बॉडी में सप्रेस भी हो जाता है, जो मैंने आपको बताया डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स जैसे आपने कई बार ऐसे नोटिस किया होगा कि जब हम कॉफी पीते हैं या जब हम वो करते हैं, चाय पीते हैं, या अल्कोहल कंजम्पशन से, या फिर बहुत ज्यादा वाटर इनटेक जब हम करते हैं, तो क्या होता है, यूरिनेशन का जो अमाउंट और फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज कर जाती है। ठीक है, तो जब हम कैफीन लेते हैं, जब हम अल्कोहल कंजम्पशन करते हैं, तो क्या होता है कि हमारा जो बॉडी में डिहाइड्रेशन जैसी कंडीशन आने लग जाती है। क्यों, क्योंकि हमारे यूरिन में सारा वाटर जो है वो रिलीज होने लग जाता है, डायूरेसिस हो जाता है। तो कैफीन, कैफीन, अल्कोहल या फिर वाटर का ज्यादा इनटेक क्या करता है, इस एडीएच को सप्रेस कर देता है। इट विल इनहिबिट या सप्रेस एडीएच। ऐसी कंडीशंस अगर एडीएच सप्रेस कर देंगी, तो एडीएच सप्रेस हो जाएगा तो क्या होगा, वाटर की रीअब्जॉर्प्शन जो है वो घट जाएगी। वाटर की रीअब्जॉर्प्शन अगर घट जाएगी तो बॉडी में क्या होगा, वाटर कम हो जाएगा, वाटर का लॉस हो जाएगा इनटू यूरिन। रीअब्जॉर्प्शन कम होगी तो यूरिन में निकल जाएगा, ब्लड वॉल्यूम वापस से डिक्रीज हो जाएगी और डिहाइड्रेशन होगी इन सब चीजों से। तो इन चीजों से क्योंकि डायूरेसिस हो रही है, इसलिए इनको डायूरेटिक्स कहा जाता है। अच्छा, ऐसी भी कंडीशन हो सकती है जब हमारी बॉडी में एडीएच या तो प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा है या एडीएच की डेफिशिएंसी है। एडीएच की डेफिशिएंसी से भी क्या होगा, डायूरेसिस होगा, लार्ज अमाउंट ऑफ डाइल्यूट यूरिन जो है वो पास होगा। एडीएच की डेफिशिएंसी से जो कंडीशन बनती है, दिस इज कॉल्ड डायबिटीज इंसिपिडस। कंफ्यूज नहीं होना है, डायबिटीज जो हम बोलते हैं ग्लूकोज वाला जो कंडीशन होता है, दैट इज कॉल्ड डायबिटीज मेलाइटस। मेलाइटस का मतलब होता है स्वीट, मतलब हनी स्वीट। डायबिटीज मेलाइटस का मतलब क्या है कि हमारे यूरिन में ग्लूकोज या स्वीट कुछ जो सब्सटेंस है वो पास हो रहा है, दैट इज कॉल्ड डायबिटीज मेलाइटस। देखो समझो, डायबिटीज का मतलब होता है ओवरफ्लो। ये ओवरफ्लो अगर किसी स्वीट चीज का हो रहा है, जैसे ग्लूकोज आ रहा है अगर यूरिन में, तो दैट इज कॉल्ड डायबिटीज मेलाइटस। इंसिपिडस का मतलब होता है टेस्टलेस, वाटर इज टेस्टलेस। तो ओवरफ्लो ऑफ वाटर हो रहा है यूरिन में, मतलब डायूरेसिस हो रहा है, तो दैट इज कॉल्ड डायबिटीज इंसिपिडस। जो होता कब है, जब हमारी बॉडी में एडीएच की डेफिशिएंसी हो। तो अभी तक हमें इससे क्या समझ आ गया कि हमारा एडीएच अलोंग विथ हमारा जो काउंटर करंट है इन लूप ऑफ हेनले एंड वासा रेक्टा, और ये हाइपर ऑस्मोलैरिटी जो सब ये मेंटेन हो रहा है, ये सारा कुछ इकट्ठा काम कर रहा है इन कॉन्सेंट्रेटिंग आर यूरिन। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट, और ये बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर आप इसको एक बार यहाँ पर देखोगे, एक बार खुद से पढ़ोगे, इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। लोग बच्चे बहुत यूजुअली डर जाते हैं इस कॉन्सेप्ट से कि हमें तो पता ही नहीं चल रहा कि हो क्या रहा है। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो देख के आपको ये सब क्लियर होगा, और अगर हो रहा है तो प्लीज लेट मी नो इफ माय वीडियोस आर हेल्पफुल फॉर यू। और इससे मुझे भी थोड़ा और मोटिवेशन मिलेगा, एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू मोर, है ना। तो ठीक है, मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।